ओके क्लास, तो आज हम डाओ यूनिवर्सिटी के पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं एनटीएस के 2016 के। तो 2016 में जो डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के और केमिस्ट्री के, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम टुडे। सो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम लेक्चर्स में हम इंग्लिश के पोर्शन से सॉल्व करते हैं पास पेपर के अंदर, देन वी स्टार्ट द पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इंग्लिश के यहाँ पर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जामिनेशन विल डैश इन 10 मिनट्स टाइम। कि एग्जामिनेशन शुरू होगा 10 मिनट में या 10 मिनट के वक्त में, तो क्या होना चाहिए? द एग्जामिनेशन विल डैश इन 10 मिनट्स टाइम, के एग्जामिनेशन 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगानी है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये हो जाएगा यस, फिनिश। तो द एग्जामिनेशन विल फिनिश इन 10 मिनट्स टाइम बिकॉज विल इज़ हेल्पिंग वर्ब हियर, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो वी ऑलवेज यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो दैट्स एन ईजी क्वेश्चन विच इज स्टार्टिंग। नेक्स्ट है आई फॉरगॉट डैश टेक डाउन हिज टेलीफोन नंबर। मतलब मैं उसका टेलीफोन नंबर लिखना भूल गया। यस, गुड। तो आई फॉरगॉट टू टेक डाउन हिज टेलीफोन नंबर। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सुनेगा। तो आई फॉरगॉट टू टेक डाउन हिज टेलीफोन नंबर, तो टू आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, दिस इज अ स्पॉटिंग एरर। सो दो क्वेश्चंस हैं स्पॉटिंग एरर के। तो स्पॉटिंग एरर में यू नीड टू स्पॉट द एरर। तो थर्ड है द लास्ट बस लीव इन 5 मिनट्स and that comes stop running. So what's the error here? Yes, बी में एरर स्पॉट हो रहा है। द लास्ट बस लीव नहीं होंगे, यहाँ पर होना चाहिए लीव्स, है ना, बिकॉज यहाँ पर लास्ट बस जैसे सिंगुलर, और सिंगुलर अगर आया तो हमारे पास तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो लीव के बजाय लीव्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बी में एरर स्पॉट हो रहा है। क्वेश्चन 4 देखें। सम पीपल हैव सक्सेसफुली टेकन अप पेंटिंग क्वाइट लेट इन लाइफ। नो एरर। मतलब कुछ लोग जो है वो कामयाबी से काफ़ी उम्र के बाद पेंटिंग करना शुरू करते हैं। क्या एरर है सेंटेंस में? यस, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स कि एरर हो ही ना, तो फिर नो एरर पे हम सेलेक्ट करते हैं कि जब एरर और एरर है तो एरर बता देंगे जो भी एरर है। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम्स भी आते हैं, आप जानते हैं। सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर टू द मीनिंग, कि मीनिंग जो सिमिलर हो उसके वर्ड, जैसे वर्थ। वर्थ के क्या मतलब होता है? वर्थ के मतलब होते हैं कीमत। यस, इसका हमारे पास वैल्यू हो जाएगा इसका करेक्ट। सेकंड है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब कदीम, क्या हो जाएगा इसका? ओल्ड हो जाएगा, बी। ये ईजी है काफ़ी। एंशिएंट मतलब होता है कदीम, पुराना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा ओल्ड, और वर्थ का हो जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट्स लिखने हैं। दो वर्ड्स हैं जिसके अपोजिट लिखने हैं। फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है खुशकिस्मती। कि क्या हो जाएगा इसका? बैड लक हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। दूसरा इनिशिएट। यस, इनिशिएट मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना, तो उसका उलट हो जाएगा फिनिश, ख़त्म करना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन एंटोनिम्स हैं।
मीन्स अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप खुद ही निशान लगा सकते हैं, तो थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए कि इस वर्ड की ये मीनिंग है तो इसका उलट ये होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक पैसेज है, इस पैसेज को आप रीड आउट करेंगे, देन वी विल टेल द आंसर्स। If a writer has a point of view on some such subject as religion, politics or history and wishes to persuade readers to accept his point of view, he is not likely to state his point of view tersely and leave it at that. He will bring forward the evidence that supports his point of view. He will argue from that evidence to his conclusions. Like a lawyer, he may call evidence from different sources, all in support of his main case. Some parts of his evidence and argument may be less important than others, but may be discarded altogether in a summary or presented in less detail. A writer whose aim is to persuade is likely to repeat some of the assertions of key importance to his argument so that the reader may not forget them. But in a summary, once a thing is said, it need not to be said again. The writer of summary must first of all absolutely certain what cause the writer of original passage is making, what set of facts or opinion he is trying to establish, and the summary must convey the real message of the passage fully and clearly. Important statements essential to the writer's argument must be preserved. मतलब वो समरी राइटिंग के बारे में बता रहे हैं कि इंसान जब समरी लिखता है तो समरी में वो अपने पॉइंट्स को साबित करने की कोशिश करता है। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं यूज़फुल हो, यूज़लेस हो, और जो यूज़फुल पॉइंट्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम्स लिखता है ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करें और जहन नशीन हो जाए रीडर्स के। लेकिन जब समरी लिखी जाती है तो समरी में वो एक ही बार पॉइंट को लिखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और यूज़लेस पॉइंट्स को हम एबॉलिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये इसमें एक पैसेज में मेरी बात समझ में आ रही है अबाउट कि समरी किस तरह लिखी जाती है कि उसमें बार बार पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना पड़ता, एक बार आप पॉइंट्स लिखते हैं। ये इट इज़ नॉट फ्रॉम आवर बुक ना, इट इज़ अनसीन पैसेज। तो ये जो पैसेज हमारे पास है, दिस इज़ अनसीन पैसेज। दो तरह के पैसेज होते हैं, एक सीन पैसेज होता है, एक अनसीन पैसेज होता है। तो ये अनसीन पैसेज है, मतलब कि आपने इसको देखा नहीं है उससे पहले, मतलब ये हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किसी चैप्टर से नहीं है, इंटरमीडिएट की। तो समटाइम्स ऐसा भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि बुक्स पे आ जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ समवन वांट्स टू परसुएड हिज रीडर्स टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सब्जेक्ट लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, देन ही हैज़ टू simply state his point of view tersely, provide evidences for his conclusion, he has to forcefully implement his beliefs, he has to provide only the summary. अगर एक राइटर है वो चाहता है अपने रीडर्स को कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करे किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोवाइड एविडेंस फॉर हिज कंक्लूजन, उसको सब सबूत देना चाहिए, एविडेंसेस देने चाहिए। 10 है अ समरी राइटर। समरी राइटर क्या करता है? हाँ, ए है नीड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स अगेन एंड अगेन, नहीं। मस्ट राइट एवरी इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नहीं। मस्ट कॉन्वे द रियल मैसेज ऑफ द पैसेज फुली एंड क्लियरली, सी होना चाहिए। समरी में यही होता है ना भाई। तो ये हमारे पास पैसेज से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज हीटेड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, वी गेट कि मिथाइल अल्कोहल, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, यू कैन सी, सो दिस इज मिथाइल अल्कोहल कि इसका 1 डेसीमीटर क्यूब हमने हीट किया है कॉपर मेटल कैटलिस्ट पर 300 डिग्री पर। बताइए हमें कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का हासिल होगा। तो हम यहाँ स्टोइचियोमेट्री लगा लेंगे। हमें पता है यहाँ पर कि दिस इज़ 1 मोल, दिस इज़ 1 मोल एंड दिस इज़ आल्सो 1 मोल। तो इसका मतलब कि 1 मोल मिथाइल अल्कोहल से 1 डेसीमीटर क्यूब मिथाइल अल्कोहल से हमारे पास कितना भाई 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस आ रहा है। मास तो वॉल्यूम रिलेशनशिप हम इसमें लगा लेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। चूँकि यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट कह रहे हैं कैथोड रेस के बारे में क्वेश्चन है कि
कैथोड रेज, कैथोड रेज होती हैं मतलब नेगेटिव रेज जो असल में इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं, हमें पता है। उनके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ई आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। वो गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस डाल दें, वॉट एवर गैस यू कैन फिल, कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाल दें तो वो जो कैथोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगी। या उसका ई अपॉन एम रेशियो जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो हमेशा सेम निकलेगा तमाम गैसेस के लिए। लेकिन अगर पॉजिटिव रेज लिखा होता है, एनोड रेज लिखा होता, तो फिर उसका भी डी हो जाता। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो जो पॉजिटिव रेज होती हैं हमारे पास, एनोड रेज, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती हैं। उसका एक्चुअली चार्ज टू मास रेशियो जो होता है, ये अपॉन एम रेशियो जो होता है। Pauli's exclusion principle states that no two electrons in the entire 4 quantum number are same. According to this principle of the following pairs of atoms shows difference in their principal quantum number. मतलब कह रहे हैं Pauli's exclusion principle एक होता है, this is actually a rule of electronic configuration, जो कि कहता है कि किसी भी एटम के अंदर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनका चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ जाए। तो ये Pauli's exclusion principle कहलाता है। इट इज़ वन ऑफ द लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक किस पेयर के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आएंगी। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से शो करते हैं, और ये क्या शो करते हैं आपको? दिस टेल्स यू अबाउट नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये शेल या ऑर्बिट को हमें शो करते हैं, टेल्स यू अबाउट नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, वॉट एवर यू कैन से। अब जिसके नंबर ऑफ शेल सेम होंगे, मतलब नंबर ऑफ शेल में हमें किससे पता लगता है? पीरियड नंबर से। तो सेम पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वैल्यूज़ हमारे पास सेम आएंगे। अब सेम हमें डिफरेंट लेना है, तो पे तो ख़त्म हो गया। हाइड्रोजन हीलियम तो एक ही पीरियड में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे हैं कि डिफरेंट, डिफरेंस इन देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा लिथियम एंड बेरिलियम, ये भी सेकंड शेल में होता है, ये भी सेकंड पीरियड में होता है, ये भी कट गया। सोडियम एंड पोटेशियम, ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ पीरियड, है ना भाई। लिथियम हम सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड में होता है और पोटेशियम फोर्थ पीरियड में होता है प्रोडक्ट टेबल में, तो इनकी प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यूज़ अलग आएंगी। सोडियम की n=3 आएगी, उसकी n=4 आएगी। सही है भाई, तो उसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी सोडियम मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में होता है, पोटेशियम कैल्शियम एक ही ग्रुप में होता है, सॉरी एक ही पीरियड में होता है। 44 है, इथाइल अल्कोहल बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर देन डाइमिथाइल ईथर, दो बोथ हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4O, द रीज़न इज द अल्कोहल हैज़, कह रहे हैं अल्कोहल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ईथर से ज़्यादा होती है। क्या वजह? अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा क्यों होती है? देखो ईथर में C2H5OH है ना, अगर मैं बनाऊँ C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। अगर मैं डाइमिथाइल ईथर बनाऊँ, दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के, दोनों का फार्मूला सेम है, बट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज टू आर डिफरेंट। सो दिस इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज डाइमिथाइल ईथर। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज इथाइल अल्कोहल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, लेकिन डाइमिथाइल ईथर की नहीं मिलती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पता लगता है? अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ, तो उसका मतलब कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, कार्बन से कनेक्टेड है सारे हाइड्रोजन। इस वजह से यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड आता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाती है। ना सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट बल्कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सभी कुछ इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये ऑप्शन होगा, समझ गए? मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है?
कि आपको मुश्किल ना लगे, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर एक्सप्लेन करने पर भी मुश्किल लग रहा है आपको, तो मैंने फिर बताया आपको सारे लेक्चर्स देखने की नीड है फर्स्ट सेकेंड ईयर की। तो उस वक्त तकरीबन अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको, 1 महीना लगातार डेली आप 8 घंटा देखेंगे। अगर डेली 8 घंटा 1 महीने तक, तो शायद आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अगर आपको एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे हो रहा है, तो उसका मतलब आपके बिल्कुल ही बेसिक वीक हैं, तो आप एडमिशन्स भी कहीं पे गेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कोई भी टेस्ट आप पास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट आंसर में बता दो तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, वरना फिर इसका मतलब और बेसिक्स वीक है आपके। आ जाइए ना समझ में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 45 है। फॉर अ 51% आयनिक मॉलिक्यूल द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़। तो अब आपको पता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना, हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर एक आयनिक कैरेक्टर होता है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कैरेक्टर होता है। कह रहे हैं कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें 51% उसका आयनिक कैरेक्टर है और मतलब 49% उसका कोवेलेंट कैरेक्टर है, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। देखो अगर हम बात करें 100% कोवेलेंट बॉन्ड, 100% कोवेलेंट बॉन्ड तो वो हमारे पास होता है नॉन पोलर। 100% कोवेलेंट हमारे पास होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 100% कोवेलेंट है। उसकी निशानी ये होती है कि उसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 के बराबर आता है। दो सेम एटम के बीच में बन रहा होता है, जैसे H2 के बीच अगर बने तो ये 100% कोवेलेंट है। अब इसमें अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 1.7 हो, तो ये हमारे पास कहलाता है कि दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आना शुरू हो गया, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आना शुरू हो गया। अब वो आयनिक कैरेक्टर 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक हो सकता है। और अगर वो 51% हो गया तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया। अब ये सूरत में हो गया जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा होगी। 1.7 तक तो 50% तक आएगा, वो 50% से ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब 1.7 से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो 1.7 से ज़्यादा यहाँ पर क्या हमारे पास है 1.9, तो 1.9 हो गया। अब 2 और 2.1 भी हो सकता है, बट उसका मतलब फिर आयनिक कैरेक्टर 80%, 90% तक चला जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी MCQs था कि 51% आयनिक मॉलिक्यूल अगर है तो फिर उसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा। तो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो वो 100% कोवेलेंट है, 0 से 1.7 तक है तो वो 50% से नीचे नीचे ही है, और 1.7 से जैसे ही बढ़ेगा तो वो 1.7 से बढ़ना शुरू हो जाएगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा। समझ गए? नेक्स्ट है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ N2O4 इज हीटेड इन 1 dm³ फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 वाज फाउंड टू बी 0.12 मोल्स। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। तो ये आप देखते हैं हर साल Kc का भी एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, कल भी आया था। कह रहे कि N2O4 को हीट किया जा रहा है, ठीक है। सो यू आर हीटिंग N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो वह NO2 बनेगा, आइस टेबल बनेगी। कह रहे कि 0.1 मोल है NO2 का और ये 0 हो गया इनिशियली, फिर ये -x हुआ, ये प्लस का 2x हो गया चूँकि 2 मोलर कोफिशिएंट में 2 आ गया, ये हो गया 0.1 -x, ये हो गया 2x। और कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 वाज फाउंड टू बी 0.12। Kc निकालनी है। अब ये 0.12 आ गया तो x हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.12 डिवाइड बाय 2, कितना निकल जाएगा 0.6। 0.12 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.6 के 0.06, 2 1 2, 2 6 12 तो होगा ना भाई। .06
तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 0.6 कर देते हैं, 2 1 2 2 6 12। ऐसा नहीं है, 0.06 आएगा। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दो, 0.1 माइनस 0.06 कितना हो गया, कितना है माइनस करने पर 0.04। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हमें पता है Kc इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4। अब NO2 हमारे पास है 0.12 का स्क्वायर अपॉन 0.04। जस्ट सॉल्व इट, 0.12 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.04। .36। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया उसका। तो यहाँ पर Kc आपको मालूम करना था और इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई थी, तो आइस टेबल बनाकर इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम बनाकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हर साल एक नए के MCQs आप देख रहे हैं किस तरह का आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर। 47 है, इन द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको पता है जब एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हॉल हेरोल्ड सेल हमारे पास यूज़ होता है उसके अंदर। उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है पता है आपको, दिस इज C, अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड Na3Alf6। मोल्टन मिक्सचर होता है Al2O3 का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं एलुमिना, एलुमिना होता है, और Na3Alf6 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का काम क्या होता है कि ये हमारे पास लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए क्रायोलाइट डालते हैं। तो क्रायोलाइट और एल्यूमिना का एक मिक्सचर होता है जो हम ऐड करते हैं हॉल हेरोल्ड सेल के अंदर, देन उसके इलेक्ट्रोलिसिस करके हम एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सेकंड ईयर चैप्टर 4 में था ये, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर। याद आया कुछ? यस। 48 है, बामर सीरीज इज इम्पोर्टेंट एज। बामर सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है? लेकिन हमने पढ़ा था उसको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के अंदर, है ना भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास लो बेटा पहले बोतल पी लो, ये बताया था उसमें कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बामर सीरीज़ है। और सबसे पहले भी यह बामर सीरीज डिस्कवर हुआ। ऐसा क्यों? लाइमन पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। इसके पीछे वजह यह है कि इट लाइज इन विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में लाई करता है, आम आंखों से दिखाई देता है नेकेड आइज से। चूँकि आपको पता है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल रीजन को आप देख सकते हैं। अब लाइमन सीरीज़ को हमने पढ़ा था कि यूवी रीजन में होता है, ये विजिबल में होता है, ये नियर इंफ्रारेड में होता है, ये ब्रैकेट सीरीज मिड इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, और ये हमारे पास फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करते थे। चूँकि बामर सीरीज इज द ओनली सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच लाई इन विजिबल रीजन, दैट्स वाई इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इजली बाय नेकेड आइज, दैट्स वाई बामर सीरीज इज मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बाकी तमाम सीरीज से। पढ़ा था ना ये। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारे पास कलर्ड होगा? देखिए हमें पता है कि कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन कौन करते हैं बच्चों? ट्रांजिशन मेटल्स, पता है ना ये, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अब जिस कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं वो तो ऐसे ही कट जाएगा। मैग्नीशियम इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, नाइदर फ्लोरीन इज। अब इसके बाद ये भी पता है हमें कि
सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं, सिल्वर के जो सॉल्ट होते हैं वो भी वाइट होते हैं। सिल्वर के वाइट सॉल्ट्स बनते हैं, तो सिल्वर का सॉल्ट भी ऐसे ख़त्म हो गया। अब कॉपर की जहाँ तक बात की जाए तो कॉपर नॉर्मली हमारे पास ब्लू या ग्रीन कंपाउंड्स बनाता है। कॉपर +2 होगा तो ब्लू बनाता है, कॉपर +1 होता है क्यूप्रा साइंस होता है तो ग्रीन बनाता है। यहाँ तो दोनों में कॉपर है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि बी और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि कॉपर फ्लोराइड जो है ना वो वाइट कलर का होता है, वो कलरलेस होता है, ये एक्सेप्शन है। तो हमारे पास CuCl बच गया, क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। क्यूप्रस क्लोराइड ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाएगा। तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट MCQ है, इसके लिए अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री का बना होना चाहिए कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में, कि हमने किस तरह से बाकियों को काटते हुए हम CuCl तक गए, वरना CuF2 भी बच्चे लगा सकते हैं चूँकि उनके नज़दीक तो ये भी ब्लू होना चाहिए, चूँकि क्यूप्रस Cu+2 आयन से बड़ी एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का कि वाइट होता है, अगरचे क्यूप्रिक आयंस इसके अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि ये कंपाउंड हमारे पास है, इसकी KMnO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है सेकेंड ईयर से। आपको पता है KMnO4 हमारे पास जो होता है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवाता है, इट डज द ऑक्सीडेशन। अब ये कंपाउंड कौन सा बना हुआ हमारे पास है, 4 कार्बन है और लॉन्गेस्ट कार्बन से 1 कार्बन बाहर है, दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन की बात कर लें यहाँ पर, तो इधर पर देखेंगे तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसके 3 तरफ रेडिकल अटैच है, इसको देखें 1 2 3, ये 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन एटम है। वैसे नॉर्मली 1 डिग्री 2 डिग्री अल्केन्स होता है ना, 1 डिग्री अल्केन्स होते हैं हमारे पास, 1 डिग्री कार्बन जिसके अंदर होता है ऐसे अल्केन्स, 2 डिग्री अल्केन्स होता है ना, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, कभी भी इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्केन्स आ जाएं जिसमें हमारे पास एक टर्शरी कार्बन मौजूद हो तो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अब ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, उसका रिस्पेक्टिव अल्कोहल हमारे पास जनरेट हो जाता है। तो जब हम ये हमारे पास टर्शरी कार्बन इसके अंदर है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसका रिस्पेक्टिव अल्कोहल हमारे पास बन जाएगा। और अल्कोहल यहाँ पर इन चारों में से देखें तो ये हमारे पास C अल्कोहल है, वाइट इज़ अल्कोहल बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप होता है ना अल्कोहल में। बाकी ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कार्बन बढ़ गए हैं, और ये हमारे पास कीटोन है, तो ये हमारे पास बना दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम जो टर्शरी कार्बन अगर हो किसी अल्केन के अंदर तो उसकी ऑक्सीडेशन करके हम उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ आल्सो टिपिकल MCQs, जिसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है इसका जवाब देने के लिए। एक दफ़ा और बताऊँ, देखिए नॉर्मली अल्केन्स और अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन, अल्केन्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कोई भी अल्केन की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। और 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री से क्या मुराद है, जैसे कि हम देखते हैं ना कार्बन कितने कार्बन से ज्वाइंट है, उससे डिग्रीज पता लगती है। जैसे ये कार्बन को देख लें, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ज्वाइन है तो ये 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ज्वाइन है तो 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ज्वाइन है तो ये 1 डिग्री है। लेकिन ये कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन है तो ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्केन है या टर्शरी अल्केन उसको हम कहते हैं। अब टर्शरी अल्केन्स जो होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन की जा सकती है। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, और ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है कि बस यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच हो जाता है, तो हमने वहाँ पर OH ग्रुप अटैच कर दिया इस तरह से। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A। ग्रुप 5A का हाइड्राइड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, हाइड्राइड्स का टॉपिक है हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि 1A और 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, और 3 से लेकर 7 तक इक्विवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर कोवेलेंट इन नेचर, जैसे कि
अमोनिया बन जाता हमारे पास है, दिस इज़ अ कोवेलेंट हाइड्राइड, या PH3 बन जाता हमारे पास है, दिस इज़ आल्सो अ कोवेलेंट हाइड्राइड। ये सब 5 ग्रुप के हाइड्राइड से हाइड्रोजन 5 ग्रुप के एलिमेंट्स आकर जुड़ रहा है। 52 है नायलॉन 6x6 is prepared by the condensation of, ये सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नायलॉन 6x6 इज एक्चुअली a सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता है नायलॉन का धागा जो होता है। 2 वर्ड से निकला है ये, नाई और लॉन। नाई मतलब होते हैं न्यूयॉर्क, और लॉन के मतलब यहाँ पर है लंदन। तो न्यूयॉर्क लंदन, NY मतलब न्यूयॉर्क, LON मतलब लंदन। तो ये न्यूयॉर्क और लंदन की मुश्तरका पेशकश थी, दोनों ने मिलकर इस पर काम किया था, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड नायलॉन। न्यूयॉर्क लंदन की शॉर्ट फॉर्म है। नायलॉन के धागे आपने देखे होंगे, नॉर्मली दुकानों में मिलते हैं। तो ये नायलॉन 6x6 का क्या मतलब है कि उसके 2 मोनोमर्स हैं, दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन होते हैं जिनसे ये बनता है। 2 मोनोमर्स होते हैं, एक हमारे पास होता है एडिपिक एसिड और एक होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। इन दोनों का पॉलीमर होता है, एक एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। एडिपिक एसिड किसे कहते हैं? दैट इज़ 1,4 हेक्सान डाइयूरिक एसिड, मतलब 1,6 सॉरी, ये एडिपिक एसिड होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, दिस इज एडिपिक एसिड। इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये एडिपिक एसिड कहलाता है। एक इसका पॉलीमर है और दूसरा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, 6 कार्बन और यहाँ NH2 दिस इज कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नायलॉन 6x6। तो जो दोनों मोनोमर्स मिलकर जो कंडेंसेशन पॉलीमर बना रहे हैं ना इसका, वाटर के रिमूवल से, तो दोनों के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, दैट्स वाई नायलॉन 6x6। तो ये कौन से 2 चीज़ों का कंडेंसेशन पॉलीमर है? एक एडिपिक एसिड है और एक हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। एक सिंथेटिक फाइबर है, ये नॉर्मली कपड़े वगैरह बनाने में, बहुत चीज़ों को बनाने में नायलॉन का धागा इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ये चैप्टर 11 से। नेक्स्ट है अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कंपाउंड्स हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड H2। अल्फा अमाइनो एसिड्स आप जानते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स आप सारे हैं, तो इनकी ही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं कि ये तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ ये कि जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर अगर हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर अटैच होता है? एडजेसेंट कार्बन पर, मतलब नेबरिंग कार्बन एटम के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो पड़ोस में, इसके पड़ोस में इसके साथ जो अल्फा कार्बन है ना, उसमें लगा हुआ होता है NH2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। और यही अल्फा अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज आपने सुना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है। सो ये पता होगा आपको। ये 54 है एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू यील्ड। अल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये अल्काइल हैलाइड लिया, ये अमोनिया लिया। अल्काइल हैलाइड ये होता है RX प्लस माइनस, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, ये हमारे पास बन जाएगा RNH2 और HX बाहर। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड व्हाट? अमाइंस। तो अमाइंस बन रहे हैं, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब भी अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन अमोनिया से होगा तो इट विल फॉर्म अमाइन। वो प्राइमरी अल्काइंस की फॉर्मेशन होगी असल में। नेक्स्ट है 55 SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विथ। SN2 रिएक्शन से मुराद बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज SN2 रिएक्शन। वो किस में होगा? अब हमें पता है कि SN2 रिएक्शन, देखो 2 रिएक्शन होते हैं, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। तो
तो SN2 रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है और ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड करते हैं, और SN1 रिएक्शन हमेशा टर्शरी अल्काइल हैलाइड करते हैं। तो SN2 रिएक्शन कह रहे किस में होगा सबसे फास्ट? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा, ये ऑप्शन। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, सेकेंडरी चैप्टर 8 है ये, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 SN2, तो उसमें से आ रहा है। Next is the arrangement of elements in ascending order of atomic weight is made by सेकेंडरी चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कह रहे हैं एटॉमिक वेट के लिहाज से, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के लिहाज से किसने जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था? न्यूलैंड ने किया था। डोबरेनर तो ने ट्राइएड रूल दिया था ना, न्यूलैंड था, उसने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए, और उसने एक लॉ पेश किया था जिसको हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें बोला था कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। ठीक है, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स को रखा और कहा कि एवरी 8th एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लाइक द ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग elements is needed to the following element is needed to add in the given diagram to make it aromatic phenol। मतलब ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें कह रहे हैं कौन सा ऐसा ग्रुप अटैच करेंगे कि ये फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर पर कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, क्या अटैच करेंगे इसमें? OH अटैच करेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। इस डायग्राम में क्या अटैच करेंगे फिनॉल बन जाए तो OH अटैच कर देंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 4 वर्ड्स आर शोन बिलो, 4 वर्ड्स नीचे वो कह रहे हैं कि हमने शो कर दिया है आपको। 4 वर्ड्स आर बीइंग शोन, एक शायद सिमिलर पोलर सॉल्वेंट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक सॉल्वेशन, एक लैटिस एनर्जी। कह रहे हैं 4 वर्ड्स हैं ये। आप इनमें कह रहे हैं कि फिलअप करना है ना वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड पी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डैश अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल वाटर में होते हैं और बाकी सिमिलर पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। मतलब पहले वाले में जो हमारे पास सिमिलर पोलर सॉल्वेंट आ जाएगा, तो सिमिलर पोलर सॉल्वेंट पी, 5 ऑप्शन दिए मैंने, तो पी में सिमिलर पोलर सॉल्वेंट आएगा। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डैश अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो क्यू में क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सही है। बिटवीन द आइंस एंड पोलर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, द सराउंडिंग ऑफ द आइंस बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डैश रिलीजेस द एनर्जी, solvent molecules dash releases the energy which is known as the energy of solvation. This energy usually becomes a high dash of the ionic compound। S में तो lattice energy आ जाएगा, lattice energy S, तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा C ऑप्शन करेक्ट। मतलब इसमें आपको कहना है कि ऊपर जो ब्लैंक्स लिखा हुआ है ना, मतलब ये एक तरह से पजल की तरह से इसको बना दिया गया है। अब उसको मतलब उसमें 4 ब्लैंक्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड पानी में हल होते हैं, एंड डैश और डैश में हल होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डैश अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग डैश अट्रैक्शन की वजह से। तो वो वाटर में और सिमिलर पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसके मतलब पी में आएगा हमारा ऊपर से सिमिलर पोलर सॉल्वेंट और क्यू में आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब नीचे हम देख लेंगे पी में कहाँ सिमिलर पोलर सॉल्वेंट पी में कहाँ है? सी ऑप्शन में आ रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू में कहाँ आ रहा है? तो सिर्फ सी में ही आ रहा है। तो बाकी सब भी एक भी पता लग गया तो दूसरा तो वैसे ही वही होगा, नहीं करो मर्जी है, बाकी देख लो वही आ रहा है, क्योंकि बाकी सब तो हो नहीं सकता था पॉसिबल। मतलब लंबी कर दी, MCQs बड़ा आसान था ब्लैंक्स की सूरत में, लेकिन वो लंबा कर दिया थोड़ा सा, इसलिए लग रहा है अजीब सा। समझ गए?
नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द बिलो रिएक्शन। ये दिए गए रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब चूँकि यहाँ पर लाइन स्ट्रक्चर्स की मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पिछले के हर क्लास में आप देखते हैं डाव वाले ये देते हैं इस तरह से। दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो गई है। इसका मतलब ये इस तरह से CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसकी क्या कर रहे हैं बच्चों, KMnO4, मतलब इसको ऑक्सीडेशन की जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हैं बच्चों तो दिस इज एल्डिहाइड। याद रखें जब भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, वेन एवर वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देन द रिजल्टेंट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो आप देख लें क्या आंसर होगा हमारे पास, C3C2H5 COOH, बी ऑप्शन होगा ना भाई, C2H5 COOH। तो ये हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड लाइन के अंदर ये असल में एक एल्डिहाइड है। और कौन सा एल्डिहाइड है अगर हम इसको कहें तो 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड, दिस इज प्रोपानल। ये प्रोपानल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अल आता है ना आखिरी में, ठीक है, क्लियर है। तो मसला नॉर्मली होता है ना कि बच्चे आजकल CS की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक फील्ड केमिस्ट्री की वजह से। अच्छा, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, हमारे सेंटर में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में ही होते हैं। बाकी तमाम सेंटर्स में कंप्यूटर के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं बिकॉज केमिस्ट्री के साथ उनका बैड एक्सपीरियंस बहुत रहता है। क्योंकि वो आपको भी देख के समझ में आ जाता है कि आपका बहुत बैड एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री का, कि आपको चीज़ें बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रही होती हैं, क्या चल रहा है। और ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो नहीं कर पा रहे होते हैं उसको, मतलब मेजोरिटी ऑफ द नहीं कर पा रही होती है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 से मैं खुद डील कर रहा होता बच्चों, 9, 10, 11, 12, तो 4 साल में मैं उसको मतलब पक्का कर देता हूँ स्टूडेंट को केमिस्ट्री में। तुम्हारे बच्चे बड़ी तादाद में NED, डाओ, JSMUC में MBBS PDS कर रहे होते हैं। वही सोच रहे थे के बच्चे कैसे कर लेते, इतने बच्चे कैसे चले जाते हैं, क्योंकि 9 से हमने उनको डरना नहीं सिखाया होता केमिस्ट्री से। क्योंकि 9 से मैं डील कर रहा हूँ उनको, फिर वो सेकंड ईयर तक है, फिर आगे गए, तो दैट सी बात है वो बच्चा केमिस्ट्री में पक्का होता है, उसको ये सब कुछ नहीं हुआ, ऐसे आँख बंद कर ही कर लेगा ये सब सवाल को। तो आपको लोग ये ऐसे कैसे कर लेंगे, तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ये बना हुआ क्या था ये। लेकिन टाइम लगता है ना हर चीज़ में, 4 साल लगते हैं बनाने में किसी स्टूडेंट को, 4 ईयर्स लगते हैं। मैं 4 दिन में आपको नहीं बना सकता वैसा, कि 4 हफ्ते में नहीं बना सकता मैं वैसा, टाइम लगता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा बच्चे इसलिए बड़ी तादाद में CS की तरफ जा रहे हैं, जबकि मेडिकल वालों के पास तो चारा नहीं है। मेडिकल वालों तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़नी है, जिसको डॉक्टर बनना है। चलो जो इंजीनियरिंग साइड पे जा रहा है वो कंप्यूटर ले ले, वो कुछ भी ले ले चलेगा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए, BDS करने के लिए, फार्मासिस्ट बनने के लिए, उसके लिए तो मेडिकल पढ़ना है, उसको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उसके पास उसको दूसरा रास्ता है ही नहीं। और मेडिकल के स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं बना रहा ना, तो उसको ज़िंदगी भर नुकसान है उस चीज़ का, जो उसको पढ़ना ही केमिस्ट्री है सारी ज़िंदगी। इंजीनियरिंग वाला बच्चा चलो आगे जाकर इंटर के बाद जाकर वो कंप्यूटर साइंस लेकर केमिस्ट्री से भाग सकता है, लेकिन मेडिकल वाला कभी नहीं भाग सकता है, कुछ भी कर लो आप। या तो विंटर दोबारा से करो, एडिशनल पेपर देकर मैथमेटिक्स का, फिर मैथ्स का पेपर देकर इंजीनियरिंग से करके फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, ये हो सकता है। ऐसे ही ना भाई। तो ये मैंने देखा कि बड़ा उससे दुख होता है मुझे कि यार बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट को, क्या वजह है ऐसे। चलो मैं फिर भी लेक्चर्स वगैरह डाल देता तो अक्सर बच्चे फिर भी नंबर ले आए इस साल भी, लेक्चर्स वगैरह देखकर मेरे कुछ ना कुछ करके कुछ, वरना तो बहुत बुरा हाल है देखा जाए तो। क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी केमिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको 1 सेकंड में आ जाए। मैथ्स, फिजिक्स, बायो सब 1 सेकंड में समझाया जा सकता है, ये नहीं समझाया जा सकता 1 सेकंड में। तो बहुत टाइम लगता है इसको समझाने में, ये सब कॉन्सेप्ट बनाने में, क्योंकि बहुत एक ऑड सी चीज़ है, ये अलग सी चीज़ है, आपको ही पता है ये चीज़। बाकी स्टूडेंट में बन जाता है कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ करके, इसमें टाइम लगता है कॉन्सेप्ट बनने में, बहुत मेहनत चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, वरना वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता है, ना ऊपर ना नीचे ना कोई चैप्टर, ऐसे ही होता है ना। तो नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो एंड्स विथ व्हाट सफिक्स। कह रहे हैं कि बताओ नीचे जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है इसका सफिक्स क्या आएगा, इसके एंड में क्या आएगा। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो COOH लगा हुआ है ना, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो उसमें आया हुआ है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड में कौन सा वर्ड आता है, ओइक एसिड आता है ना भाई,
मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। तो वो कह रहे हैं कि IUPAC नेम स्ट्रक्चर का उसका एंड किस सफिक्स के साथ होगा, सफिक्स ला का जो एंड में आते हैं, तो इसका सफिक्स आएगा हमारे पास ओइक एसिड। अब तो इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटानोइक एसिड। अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे तो ये वैलेरिक एसिड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। 61 है दैट टर्म dx/dt इन द रेट एक्सप्रेशन रिफर्स टू द व्हाट। देखो हम दो तरह से उसको हम बता सकते हैं ना, एक हम प्लस में और एक माइनस में। अगर dx/dt चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। दिस इज फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स। ये है, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है ना, तो दिस इज द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर डिसअपीयर हो रहा है कितने टाइम में, तो वो माइनस dx/dt। और अगर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से बात की जाए तो ये हमारे पास प्लस dx/dt। तो देखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो ये होता है, तो ये प्लस का तो नहीं होएगा कम से कम। अच्छा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कभी इंक्रीज ही नहीं होती, हमेशा डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम एक फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी हमेशा डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज नहीं होगी। तो बी ऑप्शन होगा, इट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम प्लस dx/dt को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। बेस्ट आंसर इसका यही है हमारे पास। ए वाला इसलिए नहीं होगा चूँकि हाँ, अगर ये भी होता ना कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर भी वो आंसर भी करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूँकि जाहिर सी बात है ये ACD दिनों का रहता तो बी ही लगाना पड़ा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है, तो वो प्लस और माइनस दोनों से शो कर सकते हैं, तो वो करेक्ट हमारे पास इस तरह से बी हो गया। 62 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज ग्रेटर देन Kc। अब Kc Kp आपको पता है, ये दीज आर द फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एटलीस्ट आपको चैप्टर पता लग जाना चाहिए सवाल पढ़ के कि किस चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, ताकि आप अपना जहन उस चैप्टर के लिहाज से चला सकें। कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज ग्रेटर देन Kc। Kp Kc से बड़ा किस में होगा? तो Kp और Kc दो चीज़ें होती हैं, अगर गैसियस इक्विलिब्रियम में उसका Kp Kc दोनों निकाला जा सकता है। तो देखो P से आया तो प्रोडक्ट, कि अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो Kp बड़ा होगा Kc से। प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, बस तुम ये देख लो किसमें, चारों ऑप्शंस में से। इसमें देखो 3 2 कट गया, 4 2 कट गया, 1 2 ठीक हो गया। अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो Kp बड़ा होगा Kc से। 2 2 बराबर है, कट गया, ये भी कट गया, सही है। तो इजी सिंपल ट्रिक आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। Kp ग्रेटर देन Kc कब होगा? जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? ये फिर ऑर्गेनिक से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इससे पहले भी आपको पता है हर साल ही इस तरह का सवाल दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री, दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसा ही है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की खासियत ये होती है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप से मुराद यहाँ पर हमारे पास C+O या CO, ये ग्रुप इसके अंदर होता है। अब CO ग्रुप इन चारों में से किस में है? C में है। ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सिंपल ट्रिक इसके, ये कार्बोनाइल आ जाए तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 128 ml एट -27 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि आइडियल गैस उसका वॉल्यूम इतना है V1 इस टेम्परेचर T1 पर। टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द गैस बी हीटेड? T2 मतलब पूछना है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ए फाइनल वॉल्यूम इज टू बी 214 ml। मतलब चार्ल्स लॉ लगेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप। हमें पता है चार्ल्स लॉ क्या हमारे पास होता है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये लगाएंगे, फिर भी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सेंटीग्रेड को केल्विन बना देंगे 273 ऐड करके। फिर V1T1/V2T2 लगाएंगे तो T2 के लिए सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 411 केल्विन।
अब हमें सेंटीग्रेड में बताना है तो 411 में से माइनस कर दें हम कितना 273, तो आ जाएगा 138, तो 138 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया, मैं यहाँ पर आप इसको देख लेना किस तरह सोल्यूशन मैंने किया है इसका। सिंपल है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सॉरी V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये चार्ल्स लॉ सुना होगा आपने, ये फॉर्मूला होता है। जो ये कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं तो दैट सी बात है, आइसोबैरिक प्रोसेस में चार्ल्स लॉ लगता है। ये एक मुश्किल सा वाला आया था काफ़ी 65 में कि 6,7 डाइमिथाइल 9D प्री बीटाइलो सेलोक्सेजाइन, पता नहीं क्या ये, ठीक है, ये तुम लोग बायोलॉजी वाले समझते हो। दैट इज प्री बीटाइलो सेलोक्सेजाइन इज द IUPAC नेम ऑफ ये। तो ये नाम किसका, ये आपके सिंध बोर्ड की बुक से ही है। ये बुक के मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगाई हुई है, यहाँ पर चैप्टर सेकेंडरी चैप्टर 10 की, सेकेंडरी चैप्टर नंबर 10 की है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की। तो जो राइबोफ्लाविन होता है ना, विटामिन B2, जिसको लैक्टोफ्लाविन भी कहते हैं, तो उसका जो है ना ये स्ट्रक्चर होता है वैसे, और उसका नाम होता है ये 6,7 डाइमिथाइल 9D प्रीबीटाइलोसाइन, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा नाम होता था, इतने छोटा सा लिखा हुआ था, पढ़ता भी कोई नहीं है इसको। चैप्टर 10 में कोई भी नहीं पढ़ता, टॉपर भी नहीं पढ़ता कराची का इसको। तो लेकिन इससे चूँकि गलत इस तरह से नंबर ये वो है जो हर कोई कटा देगा, मतलब मेजोरिटी तुक्का लग गया, सही तो लग गया, नहीं तो कोई भी चीता से चीता बच्चा इसका जवाब नहीं दे सके। ये वो सवाल है, मतलब वो मैंने भी बुक काट के लगाया कि देखो यहाँ से आया भाई आपके सेकेंडरी की बुक से केमिस्ट्री। तो दिस इज एक्चुअली द IUPAC नेम ऑफ राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन दैट इज विटामिन B2 जिसको हम कहते हैं, समझ गए, एंटी रैकेटिक विटामिन D कहलाता है। तो राइबोफ्लाविन का ये IUPAC नेम है, काफ़ी लंबा नाम है, और इसको कॉमनली विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन कहा जाता है, ये लैक्टोफ्लाविन भी कहते हैं। तो वो उसका स्ट्रक्चर है और नीचे उसका नाम है IUPAC जो, ठीक है। तो ये आया तो रट लेना बस इसको कि इतना बड़ा नाम आ जाए तो ये राइबोफ्लाविन है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ये नाम बन कैसे रहा, क्योंकि बहुत मुश्किल नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका, नेमिंग आप कैसे करोगे, इतना आराम से थोड़ी ना हो जाएगा। इतने बड़े स्ट्रक्चर का नाम लिखना थोड़ी ना आता है हमें, छोटे मोटे अल्कीन का हम लोग लिख लेते हैं, है ना। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स, सेकेंडरी चैप्टर 4 P ब्लॉक एलिमेंट्स। वो सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें से फ्यूम्स निकलते हैं। अब आपको पता है हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना H2SO4, उसके अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं, उसमें तो धुआं निकलता है। वो फ्यूम्स किसके निकलते हैं, SO3 गैस के, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के। यहाँ पर आंसर हमारे पास हो गया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, इसी को ओलियम भी कहते हैं, H2S2O7। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द, अभी क्लास के स्टार्ट में बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिटल का साइज़ कितना है, साइज़ ऑफ ऑर्बिटल, शेल का साइज़ क्या है, उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से शो करते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम बताता है हमारे पास ऑर्बिटल का। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है स्मॉल एम, और स्पिन ऑफ ऑर्बिटल आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्मॉल एस, और ये हमारे पास हो गया एन। तो आपसे पूछा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को जो साइज़ है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है। 68 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स इज ड्यू टू, अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है। अल्कीन आप जानते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये असल में कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है। जैसे अगर हम दो कार्बन ऐसे ले लें, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे लगा दें, अच्छा एक हाइड्रोजन ही लगा लेते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे लगा लें, तो ये हमारे पास कहलाएगा ट्रांस इथीन, ट्रांस इथीन। और अगर मैं दोनों हाइड्रोजन एक ही सिम्त में लगा लूँ, एक ही डायरेक्शन में लगा लूँ, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सिस इथीन। इसी को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या होती है, रीज़न क्या होती है, डबल बॉन्ड। सर ये अल्केन्स में नहीं होते, सिर्फ अल्कीन्स में होता है। बिकॉज ऑफ, क्यों, वजह क्या होती है, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं ना, जिसकी वजह से, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने इस तरह से लिया ना कि ये, अगर हम ये कह लेते हैं कि दो ग्रुप है, दो बॉन्ड से बॉन्ड इस तरह सिंगल बॉन्ड जुड़ गया है, ये अल्केन है। अब जब ये अल्केन है ना, तो इसको हम घुमा सकते हैं, यूँ घूम सकता है, ये ऐसे हो कैसे बात है कि किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, वॉट एवर डायरेक्शन यू कैन मेक इट। तो ये सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं, लेकिन इसमें अगर डबल बॉन्ड आ जाए ना, और डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होगी बॉन्ड की, बॉन्ड रोटेट नहीं कर सके, तो पूरा यूँ घूमेगा, ये तो पूरा यूँ घूमेगा। अगर आप इसको बोलोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा,
ट्विस्टिंग की वजह से। तो ये पाई बॉन्ड जब बन जाता है, डबल बॉन्ड आता है ना, डबल बॉन्ड, तो रोटेशन डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अल्कीन्स में ये वाला अल्कीन अलग होता है, ये वाला अल्कीन अलग होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ये ट्रांस होती है जब क्रॉस में लगा हुआ, और जब एक ही साथ लगा हो तो सिस होता है। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जब आते हैं, टॉप से बॉटम जब आते हैं, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, उसके साथ क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम जब टॉप से बॉटम आते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो टॉप से बॉटम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप से बॉटम इट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सारी के सारे डिक्रीज होते हैं। इंक्रीज सिर्फ एक चीज़ होती है, ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस, वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस तो बढ़ता है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें डिक्रीज होती हैं, कम होती है टॉप से बॉटम आते हुए। चूँकि एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, कम एनर्जी देकर भी निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है? फ्रिडल क्राफ्ट सेकेंड ईयर है, चैप्टर 7। अब आपको पता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। पढ़ा है इसके बारे में, अल्काइलेशन और असाइलेशन। अब इसमें कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं? AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, चूँकि ये एक लेविस बेस होता है हमारे पास, सॉरी लेविस एसिड होता है ये हमारे पास, इसमें इस्तेमाल करता है ना। जैसे कि अगर आप बेंजीन लेते हैं, उसके रिएक्शन आप एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं, और यहाँ पर AlCl3 यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड और CH3 आकर लग जाता है और HCl बाहर आ जाता है। तो दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये एसाइलेशन कहलाती है। दिस इज़ एसिटोफिनोन। ये भी कर सकते हैं, या फिर आप बेंजीन रिंग लेकर सिंपल CH3Cl अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं इसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपके पास टॉलुईन बन जाता है HCl के साथ। दिस इज़ टॉलुईन। तो दिस इज़ आल्सो आ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बस सिर्फ ये है कि इस वाले को हम लोग बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड अल्काइलेशन एंड दिस वन इज़ कॉल्ड असाइलेशन, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन चाहे वो अल्काइलेशन हो चाहे वो असाइलेशन हो, दोनों के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 को, जो कि एक लेविस एसिड है, इसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करता है। लेविस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। समझ गए? So these are the questions, all the questions of Dow past paper 2016। समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस?